चौकीदार, ये बताओ थाने में जो सावित्री नाम की मुजरिम बंद है, वो अपने बच्चे का कत्ल क्यों किया, कुछ बयान दिया कि नहीं? क्या बताओ साहब, बहुत टॉर्चर करने के बाद आज तक उसने कोई बयान नहीं दिया। रोने के सिवा कुछ बोलती नहीं साहब। बयान नहीं देती, कोई बयान नहीं दिया। हर रहती है। चौकीदार, आज थाने में रखे हुए कई दिन हो गया। कई दिन हो गया। अब मैं थाने में नहीं रखूंगा, उसे मेरे पास ले आओ, मैं इसका चालान कर दूंगा। अच्छी बात है। सावित्री, आज मैं तुमसे अंतिम बात पूछ रहा हूं, साफ साफ बयान करना, छिपाना नहीं। ये बताओ तुमने अपने बच्चे का कत्ल क्यों किया, उसका कारण क्या है, बोलो। दरोगा बाबू, मैंने अपने बेटे का खून ना किया साहब, आप मुझ पर यकीन कीजिए साहब। खून नहीं किया। सावित्री देख, अब मैं आज तेरा चालान करूंगा। चालान होने से पहले ये बताओ, किसी से मिलना चाहती हो, कुछ खाना चाहती हो, कुछ पीना चाहती हो, तेरी अंतिम इच्छा क्या है, बता दो। सुनिए साहब, प्यास से सूखा जाता हमारा गला, प्यास से सूखा जाता हमारा गला, पानी का पिला दीजिए, प्यास से सूखा। शेखर से मैं यह भुला मिल पाऊंगी, भैया शेखर से यह मैं न मिल पाऊंगी, जीवन में मुझको मिला दरोगा बाबू, मेरे बेटा मेरे शिवम से मिला दीजिए, मेरा तो आखिर यही तमन्ना है साहब, और हो सके तो मुझे पानी पिला दीजिए साहब। देखो सावित्री, इस समय तुम्हें तेरे बेटे से नहीं मिला सकता, लेकिन इसके पहले तुमने कहा कि मेरे भाई शेखर से मिला दीजिए, तो मैं तेरे भाई शेखर से मिलाऊंगा, लेकिन ये शेखर कहाँ का रहने वाला है, उसके माता पिता, उसका कुछ पहचान बताओ सावित्री। दरोगा बाबू, हमारे भैया शेखर शांतिपुर के रहने वाले हैं साहब। क्या कहा सावित्री, तेरा भाई शेखर रीवा जिला का रहने वाला है, तो मैं तेरे भाई शेखर से मिला रहा हूं। आपके लगी जागले से ये बहना मेरी, तेरा
शेखरी खड़ा सामने, बाद मुद्दत से मुझको वो कहना मिली, कैसी किस्मत हमारी लिखी राम। सावित्री, तेरा भाई शेखर कहीं दूर नहीं, देख बहन तेरे सामने खड़ा है। आज मुद्दत के बाद मुझे मिली हो बहन, आओ हंस करके कि एक बार मेरे गले लग जाओ। सावित्री, साहब, आप कानून के पुजारी होते हुए कानून की रक्षा करने वाले आप एक मुलजिम को अपने गले से लगा रहे हो, आखिर ये कैसे हो सकता है साहब? चौकीदार, तुम ठीक कह रहे हो। मैं कानून का पुजारी होते हुए एक मुजरिम को गले लगा रहा हूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। बहन सावित्री, बहन तू अपने जिस हाथ से मेरे कलाई में राखी बांधी थी बहन, मैं उससे तेरे हाथ में हथकड़ी लगा करके खाने पर ले आया। तुझे मारा पीटा, अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तू मेरी गलती माफ कर दे बहन, माफ कर दे। भैया का मुजरिम तो मैं हूँ भैया, आप तो ड्यूटी में है भैया और अपने ड्यूटी का इफादा कर रहे हैं भैया। देख बहन, सारा सबूत तेरे खिलाफ, तेरे विपरीत है, इसलिए बहन मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। अगर मैं तेरी मदद करूंगा तो मेरे वर्दी में दाग लग जाएगा, कानून का उल्लंघन होगा। नहीं करूंगा बहन। चल बहन, आज मैं तेरा चालान कर दे रहा हूँ। रुकिए रुकिए, ये रुक जाइए, एक निर्दोष का चालान करिए, नहीं जो गुनहगार है लाया मैं आप एक निर्दोष को ना सजा बाबू, आप मुझे पहचाने? मैं वही संतोष कुमार जगापुर का रहने वाला हूँ। मैंने ही उस दिन बगैर सच्चाई जाने हुए आपके पास फोन किया था कि मेरी पत्नी सावित्री मेरे मासूम बेटे का खून करके और उसी का खून कि मैं परदेश में था। और जब सच्चाई मालूम हुई साहब, मेरी पत्नी निर्दोष है और जो दोषी है, दोषी तो ये मेरे पिताजी हैं और ये मेरी भाभी कलजुगही देवी है और ये मेरे पिता जगन्नाथ जाहिल है। जितना गुनाह हुए, जितना जुर्म हुए हैं इन्होंने किया है और सजा कोई और भुगत रहा है। और हो सकते साहब, इस सच्चाई क्या है? संतोष, अगर ये दोनों दोषी हैं तो मैं ही दोनों से बयान ले रहा हूं। अरे तेरे नखवा हरामखोर, मैं जो तुझसे पूछूं साफ साफ बयान देना, छिपाने की कोशिश मत करना। ये बताओ, पार्वती की हत्या कौन किया था? क्या बताओ साहब,
सुबह का वक्त है, भूत नहीं बोलूंगा साहब। पार्वती का कष्ट मैं और मेरी बड़ी बहू कभी वही देवी ने किया साहब। पार्वती का कत्ल तुम और तुम्हारी बड़ी बहू ने किया। ये बताओ किस लिए किया, इसका कारण क्या है? क्या बताओ साहब, एक दिन मैं कहीं 4 पाई पे लेटे थे और पार्वती आकर हम दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया और उसने कहा कि ये सारी बात मेरा बड़ा बेटा पंकज दबाएगा। मैं सोचा अगर पंकज से बता देगी तो समाज के अंदर में हो जाएगा। मैं और बहू मिलकर के पार्वती का कत्ल कर दिया। हरामखोर, तुमने अपनी बड़ी बहू को अपने प्रेम में फंसा लिया। दोनों एक 4 पाई पे लेके थे तो तुम्हारी पत्नी पार्वती ने देख लिया। उसने कहा कि ये बात बेटे पंकज से बता दूंगी। तुम दोनों ने क्या किया कि गुस्से के जज्बात में आकर के पार्वती का बता दिया। सबके पास मैं ये किया था कि मेरा बेटा पंकज कुमार अपनी सौतेली माँ का खून कर दिया था। इल्जाम मैं अपने बेटे पंकज के ऊपर लगा दिया। जगन्नाथ, जब तूने फोन किया मैं घर पे आया। मैं तेरे बेटे पंकज को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। वो बेचारा निर्दोष होकर के अब तक जेल की सजा काटता होगा। साहब जय, आपको शायद ये पता हो कि आप जिस पंकज का नाम ले रहे हैं पंकज मैं हूं साहब। वो पंकज तुम हो? ये बताओ, मैं देख रहा हूं कि तेरे हाथ में बंदूक कमाना, माथे पर काला तिलक, ये सब कैसे हो गया? तुम कैसे डाकू बन गए? साहब, जिस सच्चाई को आज आपकी नजरों के सामने मिल रहा है, यही सच्चाई जब मैं जेल से रिहा हुआ तो मैं घर नहीं वापस आया था, क्योंकि मुझसे कोई इस परिवार का सदस्य मुझसे मिलने नहीं गया है। मुझे सिर्फ ये पता लगाना था कि आखिर मेरे माँ का खून किसने किया। इसलिए मैं सीधे चला गया चंबल घाटी और वही डाकुओं का सरदार बन गया। और जब मैं घर आया तो आज देख रहे हैं आपके सामने, मैं कानून का बागी जरूर हूं साहब। मैं आज ही इस वक्त यहीं से बंदूक का मारा खत्म कर देता हूं और मैं अपने आप को आत्मसमर्पण कर दे रहा हूं। आपके जो जी में आए साहब आप कर सकते हैं। बहुत अच्छा। ये कारतूस का गन निकालो। जगन्नाथ, तुमसे और एक बात पूछना चाहता हूँ। ये बताओ, सावित्री के मासूम बच्चे की हत्या कब किया? साहब, सावित्री के 5 दिन के बच्चे का कत्ल मैंने ही किया है साहब। किस लिए किया? इसलिए साहब कि एक दिन बड़ी बहू मुझसे कहने लगी, ससुर जी मेरे बच्चा नहीं हो रहे हैं। हमने कहा बहू, मैं पप्पू ओझा के पास गया और उनसे सारी हकीकत बताया। उन्होंने कहा पति का मासूम बच्चा काट के उसका खून अगर उसी को माँ को पिला दोगे तो तुम्हारे बहू के बच्चा धकाधक होंगे साहब। ये बताओ, बच्चा पैदा हुआ? नहीं है ना? हरामखोर, तेरे बड़ी बहू के बच्चे नहीं हो रहे थे तो ओझा ने बताया कि 5 दिन का मासूम बच्चा काट करके उसी के माँ को अगर खून पिला दोगे तो बच्चा धकाधक पैदा होंगे। हरामखोर नहीं तो ये ओझा लोग झूठे होते हैं, कभी इनकी बातों पर नहीं आना चाहिए। तुमने एक चीज कमी के ध्यान ओझा महाराज, सब कुछ तो बिना बहाना मनाए लेकिन साथ साथ झूठ गुरौधा अंदर नहीं मनाए। जगन्नाथ, हरामखोर, जब ओझा ने बताया
कि 5 दिन का मासूम बच्चा काट के उसी की माँ को खून पिला दो। तो तुमने बच्चा कहीं नहीं पाया, अपनी छोटी बहू के ही बच्चे को काट करके उसी के माँ को तुमने लड़ने के लिए मारा हूँ। लेकिन एक बात और बता, ये संतोष की आंख फोड़ कर उसे नेत्रहीन कौन बनाया? क्या बताओ साहब, मैं और मेरी बड़ी बहू साहब। क्यों आंख फोड़े? साहब एक दिन बहू के कमरे में संतोष आया था और दोनों आपस में लिपटे थे। शोर मचाए, मौके से मैं पहुंच गया। बहू से पूछा, बहू बताओ क्या बात है? बहू ने कहा संतोष आके मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ करना चाहता। मैंने कहा बोलो क्या चाहती हो? इसने कहा कि जिस गंदी निगाह से मुझे देखा है इसकी दोनों आंखें फोड़ दो। मैं और बहू मिलकर संतोष की दोनों आंख फोड़ दिया था। फोड़ दिए? हराम खो नहीं तो ये तेरी बहू खुद हर जाइए, ये खुद उसे अपने प्रेम में फंसाना चाहती थी। हराम खोर, तेरे जरा सा दर्द नहीं आया, अपने सगे पेट के आंख फोड़ करके नेत्र इतने जोर चढ़ी, तेज में चढ़ी, मेरे सर में चढ़ी आ रही है। सर जी मेरा जल्दी जल्दी चलने की आदत है। आदत पड़ गई है। जब बुलाओ तो हम भागते कल भैया ये बता, जब तेरे पास पति था ये पंकज कुमार, तो पंकज में ऐसी कौन सी कमी पाई अपने बूढ़े ससुर? का बताई साहब, कहा लाज लागत बा। ये दरुए शराब पिए मस्त रहे, जब देखा जौन से देखा तौन से पिए आवे। ढेर दिन बीत गया, हमारे लड़कियां भगन भय नहीं हुए नहीं। तो वह बुढ़ाऊ जो बना है कहे दुल्हनिया चिंता जी कर हम लड़का हो आओ। हम कहे का बाबू बुढ़ाई जाए तू कैसे हो गया? अरे कहन दुल्हनिया हमको बुढ़वा जी समाज हम बुढ़ाई दे। वह पप्पू ओठक लगे कहे वो नहीं बताए कि कौन लड़का काट के खून पिया जो करे महतारी के। वह हमारे बुढ़ा मिल के काटे हैं। बच्चे हुए नाई भैन कब हुई? और एक बात बता कि अपने देवर संतोष को क्यों फंसाना चाहती थी? क्या बताए, एक दिन वही बरामदा में बैठी रहे, आज छोटकाऊ आए ऐसे चमेली के तेल और लगाए, ऐसे गमकत रहा है। आप वो महा का हमसी बर्दाश्त नहीं है। क्या किया? वह हम कहे हे छोटकाऊ आवा चली दोनों जने प्यार करी। हमके वंशी नाई लड़के तुम तो हो जाए। वो हमारे बाती की इनकार कर दी है। क्या किया? इनकार कर दी है। तुमने क्या दिया? वो करे बाद हमारे 20 लग गई ना। वो हमको साई दी, हम क्या हमारी बात ना मन में पकड़े हमारा जिया ऐसे आनंद हो गया। ऐसे पकड़ के हल्ला मचावे लगे तो बुढ़ऊ पीछे लाग लगल रहते हैं। क्या किए बुढ़ऊ? बुढ़ऊ कहे दुल्हनिया का बात है, हम कहे भाई तू ना होगा हमारी जतिया कही। कहे दुल्हनिया का चाहते हम कहे जो गंदी निगाह से देखे बेटा अखिले फोड़ दिया। वह हमारे बुढ़ऊ मिल के फोड़े हैं। तू दोनों फोड़ दू। समझ लिया, ये जो तुमने कारनामा दोनों किया है सब बच्चे के लिए किया है। हाँ तुम्हें बच्चे चाहिए, मैं पैदा कर दूंगा। हाँ साहेब आप पैदा करी। हाँ हाँ। अरे बपाई रे कितने बच्चे चाहिए? दूठी। अरे ज्यादा लड़कियां पैदा कर तो हमारा शरीर खराब हो जाए। सरकारी योजना का लाभ होने पर एक बात नहीं बता भौजी कि तो का देसी लड़का चाहे कि हाइब्रिड वाला चाहे? जैसे देसी लड़का है तो डायरेक्ट हो जाए, अगर हाइब्रिड के लिए हो तो ऑनलाइन सेवा शुरू हो। ऑनलाइन से बच्चा पैदा करेगा? चल भैया साहेब हमका नहीं पता रहा कि आप लड़के हो। अगर इतना जानकारी हो तबले हम पहले ना आई हो। देखो मैं बच्चे पैदा करने चला हूँ, बगल में खड़ी हो जाओ, आंचल फैला लो,
हिलना डुलना नहीं, अगर हिलो डुलोगी ना पाही लूला लाना पैदा हो जाएगा। ठीक है साहब, हम हिले डोलब ना, लेकिन ऐसे मोट के, ऐसे तोनिया के, ऐसे गोल गोल गाल रहाई, ऐसे गोल गोल नंबर 1 लड़के से हो आया। नंबर 1 के बच्चा पैदा होगा, नंबर 1 का खड़ी हो जाए। अगर हम जान छोड़ के पहले चली आई हो, तुझे लड़के ज्यादा ना हो, ज्यादा लड़के देखा हमारा शरीर खराब हो जाएगा। लेकिन साहेब कौनी की हुई मेरी बहू को मत मारो साहब। क्यों? मेरी बहू को मार रहे हो, दर्द मुझे हो रहा था, इसलिए कि बहुत से खिलाया हूँ साहब। मार रहा हूं उसे, दर्द तेरे हो रहा है। बहुत शेर संतरा किया है, अब मैं इसे नहीं मारूंगा, उसके बजाय तुम्हें ही मारूंगा। ले दुल्हनिया आप मरवाओ, अपने मरवाओ। आए चौकीदार, दोनों को कैद कर ले चल थाने में, बच्चा पैदा करूंगा। कहते तो आवाज आए, ले चल वहीं पे। साथियों, ये रहा आदर्श स्वर संगीत पार्टी का आखिरी रिजल्ट। संगीत का नाम था ससुर का जोश बहू की जवानी। ससुर का जोश बहू की उर्फ मासूम बच्चे की हुई कुर्बानी। अगर इस संगीत में हम बच्चों से कहीं गुस्ताखी हुई हो, या भूल हुई हो, या टूटी हुई हो, तो अपना भाई अपना बेटा समझकर हम लोग गलती माफ करें।